अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का खैर मकदम है। आज हम लोग पढ़ेंगे नज़्म और उसके अक़साम, जिसके साथ हम तरकीब बंद और तरजीह बंद भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तरकीब बंद और तरजीह बंद से शुरुआत करते हैं अपना। उसके बाद हम नज़्म की किस्में पढ़ेंगे। पाबंद नज़्म, मुअर्रा नज़्म और आज़ाद नज़्म पढ़ेंगे। और कल हमारा नज़्म का ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद परसों से हम नस्र पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहले तरकीब बंद से। तो तरकीब बंद किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तरकीब बंद वह नज़्म है जिसमें मुसलसल 6 से 8 शेर होते हैं। तरकीब बंद में मुसलसल 6 से 8 नज़्म लगातार होते हैं। मुसलसल मतलब लगातार होते हैं। 7वें या 8वें शेर के 2 मिसरे गिरोह के तौर पर अलहदा काफ़िए के लिखे जाते हैं। जो 7वें या 8वें शेर होते हैं ना, उसके जो काफ़िया होते हैं वो अलहदा-अलहदा लिखे जाते हैं। मैंने आपको बताया था काफ़िया किसे कहते हैं, लास्ट के जो हर्फ होते हैं उसे काफ़िया और रदीफ़ कहते हैं। तो इसके जो 7वें 8वें लफ्ज़ होते हैं उसको काफ़िया बिल्कुल अलहदा होते हैं, ठीक है। जबकि हर बंद की काफ़िया और रदीफ़ का मुख्तलिफ होता है, और हर बंद का जो काफ़िया होता है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। नमूने के तौर पर अल्लामा इकबाल की नज़्म तुलू इस्लाम से एक बंद है। तुलू इस्लाम हाँ, एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है कि तुलू इस्लाम किसका नज़्म है, तो ये अल्लामा इकबाल साहब का नज़्म है तुलू इस्लाम। ये चीज़ याद रहे, अल्लामा इकबाल साहब का नज़्म है जिसका नाम है तुलू इस्लाम। खुदाए लम यज़िल का दस्त कदर तू ज़बां तू है, बहुत हार्ड लफ्ज़ है इसमें। यकीन पैदा कर ए गाफिल की मगलूब गुमा तू है। परे हैं चरख नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिनकी गर्दे राह हो वह कारवां तू है। मका फ़ानी मकी आनी अज़्ल तेरा अब दिल तेरा, खुदा का आखिरी पैगाम है तू जादू तू है। हनाबंद रोज़ आला है खून जिगर तेरा, तेरी निस्बत बराहमी है मेमारे जहाँ तू है। तो हम देख रहे हैं कि इसका अलग अलग सब में अलग अलग बना हुआ है काफिया। आगे है, तेरी फितरे में अमी है मुमकिनात ज़िंदगी की, जहाँ के जौहर मुज़म्मर का गोया इम्तहां तू है। जहाँ आबो गुल से आलम जावेद की खातिर बनूते साथ जिसको ले गई वह अरमगा तू है। यह नुक्ता सरगुज़िश्ते मिल्लत बेज़ा से है पैदा, कि अक़वामे ज़िंदगी ऐशा का पासबां तू है। सबक पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया के इमामत का। तो ये लास्ट का जो शेर है काफ़ी मशहूर शेर है और आप लोग इसे पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे कहीं ना कहीं। तो ये था हमारा कौन सा था हमारा तरकीब बंद, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे तरजीह बंद। तरजीह बंद में तरजीह बंद भी तरकीब बंद की तरह होता है, ठीक है। इसमें तरजीह बंद भी तरकीब बंद की तरह होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें आखिरी गिरोह शेर या मिसरे हम हर बंद में बार बार दोहराया जाता है। यानी जो उसके बाद वाले होते हैं शेर वो एक सा होती है। इसके तरकीब इसमें काफिया की पाबंदी की जाती है, जिसे टेप का शेर कहते हैं। तरजीह बंद को टेप का शेर कहते हैं, ठीक है। जिसकी तरकीब बंद से हर टेप में नया शेर होता है। तरजीह बंद की मिसाल में मौलाना जमील उर रहमान कादरी का एक कलाम है। मौलाना जमील उर रहमान साहब ने एक तरकीब बंद में एक शेर कहा है, न क्यों कर मदीने पे मक्का हो कुर्बां, की है जलवा गर उसमें महबूब यज़ा। बरसते हैं हर वक्त अनवार सुबहान, है हर एक गोशा वहाँ का गुलिस्तान। अजब दिलकुशा है मदीने की गलियाँ, मुअत्तर है यूं जैसे फूलों की कलियाँ। वह कलियाँ जहाँ पर मुल्के सर झुकाए, मलके मलक मतलब फरिश्ते सर झुकाए, वह गलियाँ की आशिक के दिल में समाए। वह गलियाँ की वह गलियाँ की हैं जिनकी प्यारे अदाएँ, किसी को हंसाए किसी को रुलाएं। अजब दिलकुशा है मदीने की गलियाँ,
معطر ہے یوں جیسے پھولوں کی کلیاں. اس میں بار بار آ گیا نا، عجب ہے دل کو شاہ مدینے کی گلیاں. یہ اوپر بھی پڑھا تھا ہم نے، یہ نیچے سے پڑھا تھا. تو یہ کیا ہے؟ ترکیب بند اور ترجیح بند میں فرق یہی نظر آتا ہے. اس میں کوئی بھی دہرایا نہیں جاتا اور ترجیح بند میں دہرایا جاتا ہے. اب ہم پڑھیں گے نظم اور اس کی اقسام. تو نظم کے الفاظ عام طور پر نثر کے مقابلے میں استعمال کیے جاتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ نظم کو ہمیشہ شعر کے انداز میں لکھا جاتا ہے اور اسے ایک راگ میں، ایک طرز میں گایا پڑھا جاتا ہے. لیکن جو نثر ہوتا ہے اس کو ہم کہانی کی طرح لکھتے ہیں. اس میں ہم کوئی بھی ہم قافیہ ردیف استعمال نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. تو نظم کا لفظ عام طور پر نثر کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے. مقابلے مطلب اس کے علاوہ، اس کے الٹا مثلیں اور اس کے ضد میں. اور جملہ اصناف شاعر کو بھی نظم ہی کہتے ہیں. اس اعتبار سے قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، غزل، رباعی، یعنی اب تک جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے، اور دیگر اصناف شعر نظم کے تحت آتے ہیں. جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے، غزل ہوا، قصیدہ ہوا، مرثیہ ہوا، جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے سب کس کے تحت آتے ہیں؟ نظم کے تحت آتے ہیں. کیونکہ نظم میں ہر چیز شعر میں لکھے جاتے ہیں. تو شعر کے انداز میں لکھی ہوئی چیز کو کس میں کیا کہتے ہیں؟ نظم کہتے ہیں. لیکن جو نثر ہوتا ہے اس کو ہم پڑھیں گے وہ بالکل علیحدہ ہوتا ہے، وہ ایک کہانی کی طرح لکھا جاتا ہے. اسی طرح شاعری کے محض ایک صنف کو بھی نظم کہتے ہیں. جیسے عام طور پر غزل کے مقابلے میں پیش کیا جاتا ہے. غزل کے برخلاف نظم کی حیت مخصوص نہیں ہوتی، لیکن اس کی اشعار میں خیال یعنی مضمون کا تسلسل پایا جاتا ہے. کیونکہ نظم کسی ایک موضوع پر کہی جاتی ہے. نظم کسی ایک ہی موضوع پر کہی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نظم میں لکھنے والے کئی سارے شعراء ہیں جنہوں نے کئی سارے نظم لکھے ہیں. جو کچھ غزل کے شعر میں، کچھ غزل کے روپ میں، کچھ قصیدہ کے روپ میں، کچھ مرثیہ کے روپ میں، کچھ اور کئی سارے دیگر کے روپ میں لکھے ہیں. تو جس میں سب سے مشہور جو ہیں وہ نذیر اکبر آبادی ہیں، محمد حسین آزاد ہیں، الطاف حسین حالی ہیں، اسماعیل میرٹی ہیں، چکبست ہیں، سرور جہاں آبادی ہیں، اقبال ہیں، جوش ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے شعراء ہیں جنہوں نے نظم کو لکھا ہے، پڑھا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ایک نظم ہے آدمی نامہ. آدمی نامہ کو لکھا ہے نذیر اکبر آبادی نے. یہی ایگزام میں پوچھتا ہے کہ آدمی نامہ کس نے لکھا ہے؟ تو آدمی نامہ لکھا ہے نذیر اکبر آبادی نے. بہت ہی بڑھیا اور بہت ہی اچھا نظم ہے یہ. دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ آدمی. زردار بے نوا ہے سو ہے وہ آدمی، نعمت جو رکھا ہے سو ہے وہ آدمی. ٹکڑے جو مانگتے ہیں سو ہے وہ آدمی، ابدال و قطب و غوث ولی سو ہے آدمی. منکر بھی آدمی ہے اور کفر بھی آدمی، کیا کیا کرشمے کشف و کرامت کے لیے، حتیٰ کہ اپنے زہد و ریاضت کے زور سے خالق سے جا ملا ہے سو ہے وہ آدمی. فرعون نے کیا تھا جو دعویٰ خدا کا، شداد بھی بہشت بنا کر ہوا خدا. شداد بھی بہشت بنا کر ہوا خدا. نمرود بھی خدا ہی کہتا تھا برملا. یہ بات ہے سمجھنے کی آگے کہوں میں کیا، یہاں تک جو ہو چکا ہے سو ہے وہ آدمی. ٹھیک ہے. تو اس میں آدمی نامہ لکھا ہے نذیر اکبر آبادی نے. اب ہم دیکھیں گے نظم کی قسمیں. اردو میں حیت کے اعتبار سے نظم کی تین قسم میں رکھا گیا ہے. اردو کو حیت کے اعتبار سے تین قسم میں رکھا گیا ہے. پہلا پابند نظم، دوسرا نظم معرہ، اور تیسرا جو ہے وہ آزاد نظم. تو جو پابند نظم ہے اس میں ہر چیز کی پابندی ہوتی ہے. اس میں ایک ہی بحر میں لکھے جاتے ہیں، ایک ہی قافیہ میں ہوتے ہیں، ایک ہی وزن میں لکھے جاتے ہیں. پابند نظم میں بحر و قافیہ کی پابند کی جاتی ہے. اس کے سارے مصرے ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں. اشعار میں قافیہ کی پابندی کی جاتی ہے، اس لیے اسے مقفع نظم بھی کہتے ہیں. بعض اوقات قافیے کے ساتھ ردیف کا بھی التزام کیا جاتا ہے. تو پابند نظم میں ہر چیز کی پابندی ہوتی ہے. اس میں قافیہ کی، ردیف کی، اور ایک ہی بحر میں لکھی جاتی ہے، ایک ہی وزن میں لکھی جاتی ہے. تو پابند نظم میں ہر چیز کی پابندی ہوتی ہے. 1857 سے پہلے صرف پابند نظم ہی کا رواج تھا.
उस जो पाबंद नज़्म जितने भी शेर थे ना 1857 से पहले जितने भी शायर थे वो सब पाबंद नज़्म ही थे। चाहे वो पाबंद नज़्म में ही वो शेर भी गज़ल भी कहते थे, नज़्म भी कहते थे और कसीदा भी कहते थे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाबंद नज़्म ही आती थी। मरसिया भी हुआ। और ठीक है, आज भी मुआरा नज़्म और आज़ाद नज़्म के साथ पाबंद नज़्म ही ज़्यादातर लिखी जाती है। डॉक्टर इकबाल की सारे शायरी पाबंद नज़्म है। तो डॉक्टर इकबाल साहब ने जो भी लिखा है ना सारे पाबंद नज़्म में ही लिखा है। चुनांचे यहाँ डॉक्टर इकबाल साहब की नज़्म लाला सुहरा के अशार दिए जा रहे हैं, जिसमें अंदाज़ा हो सकता है कि किस तरह पाबंद नज़्म में एक ही वज़न और काफ़िये की पाबंदी की जाती है। तो जो आज़ाद नज़्म है वो कि हाँ एक ही बहर एक ही वज़न में लिखी जाती है काफ़िया और रदीफ़ के साथ। यह गुंबद मिनाई यह आलम तन्हाई मुझको तो डराती है इस दश्त की बहराई। देखिए काफ़िया और आप मिल रहा है आपस में ना इसका। भटका हुआ राही मैं झुका हुआ राही तू, मंजिल है कहाँ तेरी ए लाला सहराई। बहराई सहराई इसमें मिला इसका। आगे है हाली है कलीमों से यह कोह वह कमरा वरना तू शोला सिनाई में शोला सिनाई। आगे इसमें सिनाई आगे है तो तू शाख से क्यों फूटा मैं शाख से क्यों टूटा, एक जज्बा पैदा एक लज्जत यकताई। ठीक है, सिनाई यकताई मिला हुआ। ख़वास मोहब्बत का अल्लाह निगहबां हो, हर कतरा दरिया में दरिया की है गहराई। यकसाई गहराई एक दूसरे से मिलता हुआ है इसका। काफ़िया मिल रहा है आपस में। दरिया इस मौज के मातम में रोती है भौरों की आँख, दरिया से उठी लेकिन साहिल से न टकराई। ठीक है, तो ये है गर्मी आदम से हंगामा, है गर्मी आदम से हंगामा आलम गर्म, सूरज भी तमाशाई तारे भी तमाशाई, ए बाद बेअबानी मुझको भी अनायत हो, खामोश व दिल सोजी सरमस्ती व रवानाई। तो ये हम देख रहे हैं कि सब में काफिया और रदीफ की पाबंदी की जा रही है। और आगे हम देखेंगे मुअर्रा नज़्म। मुअर्रा नज़्म ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें वज़न भी होता है। इसमें एक वज़न में तो लिखते हैं, एक बहर में तो लिखते हैं, लेकिन इसमें काफ़िया की पाबंदी नहीं होती। देखिए अरकान की पाबंदी भी जो होती है, लेकिन इसमें काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी नहीं होती। इसमें काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी नहीं की जाती। चूँकि यह नज़्म काफ़िया से आरी होती है, इसलिए इसे नज़्म मुअर्रा यानी गैर मुक़फ़्फ़ा नज़्म कहते हैं। यानी नज़्म मुअर्रा का मतलब क्या है? गैर मुक़फ़्फ़ा नज़्म। यह इस्माइल मेरठी की नज़्म चिड़िया के बच्चे की चंद अशार दिए जा रहे हैं। आगे हम इस्माइल मेरठी साहब की चिड़िया के बच्चे की एक नज़्म देखेंगे। आज मुअर्रा नज़्म उन्होंने क्या लिखा है। दो तीन छोटे बच्चे चिड़िया के घोंसले में चुपचाप लग रहे हैं सीना से अपनी माँ के। चिड़िया ने ममता से फैला के दोनों बाजू अपने परों को अंदर बच्चों को ढक लिया है। इस तरह रोज़मर्रा करती है माँ हिफाजत, सर्दी से हवा से रखती है गर्म उनको। देखिए यहाँ पे कहीं भी हमें मिलता जुलता नहीं दिख रहा है। में के यहाँ पे जो, यहाँ पे है, यहाँ पे हिफाजत, यहाँ पे गर्म उनको, मतलब कहीं भी इसके काफिया या रदीफ की पाबंदी नहीं की जा रही है। तो ये क्या है? मुअर्रा नज़्म है। ठीक है, जिसमें बहुत ही आसान तरीका है इसे पहचानने का कौन मुअर्रा नज़्म है और कौन काफिया नज़्म है और पाबंद नज़्म है। मंदरजा झैल अशार में एक शेर का काफिया दूसरे से मुख्तलिफ है, इसमें किसी काफिया की पाबंद नहीं की जा रही है। ठीक है, इसमें पाबंद नहीं की जा रही है। उसके बाद आता है हमारा आखिरी आज़ाद नज़्म। आज़ाद नज़्म जो है वो मगरबी हैत में आज़ाद नज़्म काफ़ी मकबूलियत हासिल है। मगरब मतलब यूरोप के एरिया में। इसमें काफ़िया रदीफ़ की पाबंदी नहीं होती। इसमें काफ़िया रदीफ़ की पाबंदी तो होगी ही नहीं, आज़ाद नज़्म है। उसके अलावा इसके बहर की भी पाबंदी नहीं होती, इसके वज़न की भी पाबंदी नहीं होती। अलबत्ता बहर के अरकान, इसके औज़ान या सूती बंदिशों की पाबंदी होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मुअर्रा नज़्म में बहर के मिक़दार औज़ान इस्तेमाल होते हैं, जबकि आज़ाद नज़्म में अरकान बहर की तादाद हर मिसरे में
متعین نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہ مصرعے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آزاد نظم کا یہ اقتباس دیکھیے آزاد نظم جو ہے ایک شعر چھوٹا ہو جائے گا، ایک شعر بڑا ہو جائے گا، ایک شعر چھوٹا ہو، ایک بڑا، پھر چھوٹا، پھر چھوٹا، مطلب کوئی ٹھکانا نہیں ہے کون چھوٹا ہوگا کون بڑا ہوگا۔ جیسے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہ بڑا ہے شعر، یہ اس سے چھوٹا ہو گیا، یہ اس سے بڑا ہو گیا، یہ ایک بالکل ہی چھوٹا ہو گیا، یہ تھوڑا سا اس سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ موم کی طرح جلتے رہیں ہم شہیدوں کی تن، رات بھر جھلملاتی رہے شمع صبح وطن، رات بھر چمکے گا تارا، چمک جگمگاتا رہا چاند تاروں کا بن، تشنگی تھی مگر تشنگی میں بھی سرسار تھے، پیاسی آنکھوں سے خالی کٹورے لیے منظم مردوں زن، مطلب کہ اس کا نہ کوئی بھی کسی بھی چیز کی پابندی نہیں کی جا رہی ہے، اس لیے اس کو آزاد نظم کہتے ہیں۔ اس مصرعوں میں اول تو یہ ہے کہ کسی قافیے کی پابندی نہیں ملتی، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ تمام مصرعے ایک وزن میں ہوتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آزاد نظم ایسی نظم ہے جس میں نہ قافیے کی پابندی کی جاتی ہے اور نہ ہی بحر کی، جیسے کہ جس کی وجہ سے کوئی مصرع طویل ہو جاتا ہے اور کوئی مختصر۔ تو آج ہمارا نظم ختم ہوتا ہے، اور کل ہمارا ایک اور رہ جائے گا جس میں ہم ٹرائل ہائیکو پڑھیں گے، اس کے بعد پرسوں سے ہم نثر پڑھیں گے۔ تو ایک دن نظم کا اور ہمارا چلے گا شعر تک، اور اس کے بعد پرسوں سے ہمارا پڑھیں گے نثر۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریے۔ السلام علیکم۔